Assalamu alaikum students. Hope you are having a good day. Today we are going to have our second lecture of class pre-9th for the subject of physics. Our chapter number 1, that is physical quantities and measurements, was continued in the previous lecture in which we learned in detail about the introduction of physics and its definition. So now moving on to our next topic, we are going to study the branches of physics. So the first branch of physics is mechanics. It is the study of motion of objects, its causes and effects. अब इसकी डेफिनेशन से आपको क्या चीज समझ आती है कि इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लाइक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है उसको हम स्टडी करते हैं. देन इट्स कॉजेज, कि वो जो मोशन है उसकी वजह क्या है. कॉज का मतलब होता है वजह. सो कोई भी अगर बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है तो उसकी वजह क्या है. एंड इफेक्ट्स इंक्लूड्स असरात. असरात मीन्स कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी आसपास की जो सराउंडिंग चीजें हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अ फुटबॉलर और अ बॉय इन द पिक्चर. अब ये जो बॉल है ये बेसिकली इस टाइम रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन जब ये फुटबॉलर इसको किक करेगा तो ये बॉल मूव करके जाएगी और सामने जाके दीवार पे जाके हिट करेगी. तो बेसिकली अब ये देखें, बॉल इस टाइम जो है वो रेस्ट की हालत में है. अब इस बॉल ने मूव क्यों किया है? बिकॉज इस फुटबॉलर ने इसको किक जो है वो की है और इसको हिट किया है, जिसके नतीजे में बॉल ने मूव की है. अब इस टाइम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फुटबॉलर और दिस बॉय. हम जनरली बात कर रहे हैं कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव करती हैं, तो डेफिनेटली कोई ह्यूमन बॉडी है जो मूव कर रही है, कार्स हैं जो रोड पे मूव कर रही हैं, तो डेफिनेटली उनके मूव करने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है. और जब वो मूव करती हैं तो वो अपने आसपास की सराउंडिंग एनवायरमेंट्स पे कोई ना कोई असर जो है वो छोड़ रही होती है. तो बेसिकली अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में हम डिफरेंट चीजों की, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम स्टडी करते हैं. मोशन के साथ साथ हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि उनकी मोशन होने की वजह क्या है, एंड देन उनकी मोशन होने से आसपास की चीजों पे क्या असर जो है वो पड़ रहा है. सो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बेसिकली मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स. द सेकेंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज हीट. इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट. अब डेफिनेशन से आपको जो है वो क्या चीज अंडरस्टैंड हो रही है कि हम लोग इस ब्रांच में नेचर ऑफ हीट को स्टडी करते हैं. देन मोड्स ऑफ ट्रांसफर, यानी कि हीट के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने के जो मेथड्स हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं. एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, और हीट का दूसरी बॉडीज पे क्या असर है उसको स्टडी करते हैं. अब ये तो हो गई इसकी ट्रांसलेशन. अब बेसिकली अगर हम टर्म हीट की बात करते हैं तो हीट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ हॉट बॉडी एंड अ कोल्ड बॉडी, जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर कि इसमें आपको आग नजर आ रही है और उसके ऊपर जो है वो बर्तन है. तो इस आग से जो हीट निकलेगी वो उस बर्तन को गर्म करेगी एंड इवेंचुअली उसमें मौजूद चीज को जो है वो हीट अप करेगी. सो बेसिकली हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम. देन आपको सेकंड चीज जो इरिटेट कर रही होगी, दैट इज द नेचर ऑफ हीट. अब बच्चों, इस दुनिया में मौजूद हर चीज की जो है वो नेचर होती है. फॉर एग्जाम्पल पौधा है, आप उसको लगाते हैं, वो ग्रो करता है, फलता फूलता है, तो ये पौधे की नेचर है फलना फूलना और ग्रो करना. देन हवा है, हवा चलती है, अपने साथ चीजों को जो है वो लेके लपेट में ले लेती है, अपने साथ चीजों को मूव करवा देती है. अब ये उसकी नेचर है. इसी तरह हीट की जो नेचर है वो है जलाना. लाइक हीट की क्या नेचर है कि हीट अपने आसपास की जो बॉडीज हैं उनके टेम्परेचर में इंक्रीज ले आती है. कि अब जो है वो अगर कोई भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, उसके करीब कोई और ऑब्जेक्ट जाएगी जिसका टेम्परेचर लो होगा, तो हीट मिलने की वजह से उस लो टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो भी हाई हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो किसी हीटर के आगे बैठते हैं तो उस हीटर से प्रोड्यूस होने वाली हीट की वजह से आपके हाथों का टेम्परेचर या आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है. देन द सेकेंड थिंग इज मोड्स ऑफ ट्रांसफर. अब इस पिक्चर में भी आपको 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, द कंडक्शन, द कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन. सो दीज 3 आर बेसिकली द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट
एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट के ट्रांसफर होने के डिफरेंट मेथड्स हैं. बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन भी हीट ट्रांसफर हो रही है, देन बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन भी हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एंड बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन भी हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है. एंड लास्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ हीट. इफेक्ट्स ऑफ हीट में डेफिनेटली हम यही चीज पढ़ते हैं कि हीट का बाकी जो आसपास की बॉडीज हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, कि हीट उनके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है. अब असरअंदाज होने में वही चीज आ जाती है कि हीट जो है वो उनके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, या जो है वो उन्हें जला रही है, या उनके टेम्परेचर में एक बेसिक डिफरेंस लेकर आ रही है. सो अगर हम बात करें ओवरऑल इस पूरी डेफिनेशन की, या उसको हम समराइज करें, तो बेसिकली हीट जो है वो क्या है, इट डील्स विद द nature of heat, modes of transfer and effects of heat. Heat is that branch of physics which deals with the nature of heat, modes of transfer of heat and effects of heat. The third branch we have is sound. It deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and applications. So similar to the case of heat and light, sound is also one of the forms of energy. और एक जगह से दूसरी जगह साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर. अब जैसे देखें, अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके बात करने से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो दूसरे पर्सन के कान तक पहुंचेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द एनवायरमेंट. अगर एयर मौजूद नहीं होगी तो वो साउंड वेव्स जो आपके मुंह से प्रोड्यूस हो रही हैं वो दूसरे पर्सन के कानों तक नहीं पहुंचेगी. सो बेसिकली एयर इज प्लेइंग द रोल ऑफ मीडियम. इस साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मीडियम. देन यहां पे मेंशन हुआ है इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स. अब फिजिकल एस्पेक्ट्स में जो वर्ड फिजिकल है, इससे ये मतलब है कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है और मौजूद है और हम इसकी मौजूदगी को अपनी सेंसेस के जरिए महसूस करते हैं, उसको हम कहेंगे फिजिकल. और एस्पेक्ट्स का मतलब होता है फीचर्स. सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज की ऐसी खसूसियात जिससे हमें इसके बारे में पता चल जाए, उनको फिजिकल एस्पेक्ट्स कहते हैं. या आप इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी चीज को हम इस रुख से बयान करें कि उसको समझने में आसानी हो, उसको फिजिकल एस्पेक्ट्स कहते हैं. Then the second thing mentioned over here is their production. Production means कि किसी चीज का पैदा होना, किसी चीज का प्रोड्यूस होना. तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम साउंड वेव्स की प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं. हमें जब साउंड जो है वो किसी भी बॉडी से प्रोड्यूस होती है तो डेफिनेटली उसमें वाइब्रेशंस हो रही होती हैं. अगर आप बोल रहे हैं, आपके बोलने से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो ट्रेवल कर रही हैं इर्द गिर्द के एनवायरमेंट में और किसी और बॉडी के कानों तक या किसी और बॉडी तक पहुंच रही हैं. तो उन साउंड वेव्स का आपके माउथ से जो प्रोड्यूस होना है वो इस वजह से है बिकॉज आपकी जो टंग है वो वाइब्रेशन में आती है. अगर आपकी टंग वाइब्रेशन में नहीं आएगी तो दैट मीन्स देयर विल बी नो साउंड प्रोडक्शन. देन द थर्ड थिंग मेंशन्ड ओवर हियर इज प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात. अब साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज में कि ये चीज आ जाएगी कि साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कम है या ज्यादा है, इस तरह की चीजें प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होंगी. एंड द लास्ट थिंग इज एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस का मतलब है कि साउंड वेव्स का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में या बाकी मैटर्स में कहां कहां पे कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल बहरी जहाज है, समंदर के ऊपर जो है वो चल रहा होता है. तो अगर हमने ये चीज फाइंड आउट करनी हो कि समंदर की गहराई कितनी है या कितने डिस्टेंस पे ये बहरी जहाज जो है वो समंदर की गहराई से ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए भी हम साउंड वेव्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं. नाउ कंक्लूडिंग दिस ऑल डेफिनेशन, वी कैन से that sound is that branch of physics which deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and applications. So the next branch we have is optics. Now similar to other branches, we need to know about के optics या light कहते किसको हैं. Now if I explain it in general and simple words, then like heat and sound, it is also one of the forms of energy by which we see different things around us. Now moving on to its definition, it is the study of physical aspects of light, its properties, working and use of optical instruments. अब पिछली ब्रांचेस की तरह इसमें भी हम लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो पढ़ते हैं. जैसे लाइट को किस किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइट की खास बात क्या होती है, जिन वेवलेंथ से मिलकर बनी है इनकी वैल्यू क्या होती है. अब बच्चों आप ऐसे कह सकते हैं कि लाइट की मौजूदगी को मुख्तलिफ तरह से समझने को फिजिकल एस्पेक्ट्स कहा जाता है.
देन नेक्स्ट थिंग जो मेंशन हुई हुई है यहाँ पे वो है इट्स प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में आप कह सकते हैं कि जैसे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब कब जो है वो लाइट टर्न करती है, मतलब किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल करते हुए वो टर्न करती है, ये भी इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज में मेंशन होगा। देन स्पीड ऑफ लाइट एयर में चेंज होती है, वाटर में चेंज होती है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सो नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन हुआ है वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है डिवाइसेस, मतलब आलात, और ऑप्टिकल का जो वर्ड है, जैसे आपको मेंशन हुआ है कि ऑप्टिक्स का जो वर्ड है दैट मीन्स लाइट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइट की मदद से जो है वो काम करते हैं, और अगर लाइट ना हो तो इन इंस्ट्रूमेंट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होती। लाइक इन इंस्ट्रूमेंट्स को काम करने के लिए लाइट की जरूरत होती है। अब एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर इज अ मैन हु इज ट्राइंग टू सी समथिंग विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो लगे हुए होते हैं, जिनकी मदद से हम छोटी से छोटी चीज को उनके स्ट्रक्चर के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन माइक्रोस्कोप तो वन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह टेलीस्कोप्स हैं जो लाइट को यूज करते हैं और उसकी मदद से जो है वो हम दूर की चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो और बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिनकी वर्किंग को, जिनके यूज को हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। सो मैं एक दफा दोबारा आपके लिए जो है वो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को रीड आउट कर देती हूँ कि इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ब्रांच, इट्स नेम इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब सबसे पहले आपको लफ्जी मतलब पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। इसका लफ्जी मतलब होता है बिजली, लेकिन अगर हम साइंस की टर्म में बात करें तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट थ्रू डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है कि इट इज द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। चार्जेस के रेस्ट में होने या हरकत करने को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब चार्जेस किसे कहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। जितनी भी बॉडीज हमारे आसपास हैं, अगर हम डिटेल में बात करें तो इनमें कुछ में चार्जेस मौजूद होते हैं। अब कैसे पता चला कि चार्जेस जो हैं वो मौजूद होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ कंप्लीट सर्किट इसमें आपको नजर आ रहा है। अब इस सर्किट में देखें बच्चों, वायर है जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो व्हेन वी जॉइन अ वायर विद अ बैटरी, तो उस वायर के अंदर जो मौजूद चार्जेस होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग। अब मोशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। जब वो चार्जेस मूव करते हुए जाएंगे बल्ब तक, तो डेफिनेटली वो बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा और इस तरह वो चार्जेस बल्ब के साथ मूव करते हुए पूरा अपना जो पाथ है उसको कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन कि स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। दिस इज यू कैन से इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि चार्जेस का रेस्ट की हालत में होना और मोशन करना, motion of charges is called electricity or electric current. The next line is their effects and their relationship with magnetism. अब मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मकनातीसियत। मकनातीसियत से मुराद ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने की जो फोर्स है उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैग्नेट हो, अगर उस मैग्नेट के करीब आप कोई भी लोहे की चीज या कोई भी और ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो आइदर वो उसको पुश करेगा या पुल करेगा। वो पुल या पुश करने की जो फोर्स है उस मैग्नेट में, उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब इस ब्रांच में हम लोग मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का आपस का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं और आपस के रिलेशनशिप के जो असरात हैं उसको स्टडी करते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेट करके बहुत सारी चीजों की प्रोडक्शन की वजह बनते हैं। अब उनकी जो प्रोडक्शन की वजह बनते हैं और फिर उनके जो असरात होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। सो कंक्लूडिंग दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट चार्जेस के रेस्ट पे होने को और उनके मोशन में होने को स्टडी किया जाता है इस ब्रांच में। देन उन चार्जेस के रेस्ट और मोशन के होने के अलावा मैग्नेटिज्म के साथ उनका रिलेशनशिप और उनके जो असरात हैं उसको पढ़ा जाता है इस ब्रांच में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वी कैन रीड इट आउट द डेफिनेशन। It is the study of charges at rest and in motion, their effects and their relationship with magnetism. So our next branch is atomic physics. As it is quite obvious from its name that we study about atoms in this branch.
So its definition is, it is the study of structure and properties of atom. अब एटम आपको पता है कि इस यूनिवर्स में मौजूद सबसे जो छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, दैट इज एटम. और स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसमें मेंशन हुआ तो स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जिस तरह एटम है उसका स्ट्रक्चर है, उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है सेंटर में, फिर न्यूक्लियस में जो है वो दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो कहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. फिर उसके साइड पे जो है वो शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. सो ये बेसिकली जो है वो एक एटम का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच में. देन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात. सो इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स. अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स. जिस तरह एटॉमिक फिजिक्स में इट वाज ऑब्वियस कि हम लोग उसमें एटम्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स में नाम से जो है वो हमें पता चलता है कि इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं. सो लेट्स रीड आउट इट्स डेफिनेशन. इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई. अब सबसे पहले बच्चों इसमें ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ न्यूक्लियाई. सो मैंने मेंशन किया कि हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं. सो न्यूक्लियस इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियाई. लाइक 5-10 ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो उसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं. सो इस ब्रांच में हम लोग न्यूक्लियाई की जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसका बिहेवियर पढ़ते हैं, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होती हैं लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनके बारे में जो है वो हम स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं. कब प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, कब न्यूट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, या उनकी क्या जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, उस चीज को हम डील करते हैं. अब एटॉमिक फिजिक्स में हम कंप्लीट एटम को पढ़ रहे होते हैं. लाइक एटम है, उसका न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसके शेल्स में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, हम कंप्लीटली एटम को डिस्कस कर रहे होते हैं. बट इन न्यूक्लियर फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द particles within the nuclei, like we only study about the protons and neutrons and the behavior and properties of nuclei. So आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी कि it deals with the properties and behavior of nuclei. Nuclei is the plural of nucleus and the particles within the nuclei. So the next branch we have is plasma physics. It is the study of production, properties of the ionic state of matter, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. अब जैसे कि नाम से मेंशन है कि इसका नाम है प्लाज्मा फिजिक्स, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको प्लाज्मा के बारे में पता होना चाहिए. अब देखिए हमारे पास मैटर की जो स्टेट्स हैं उसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. इसी तरह हमारे पास मैटर की फोर्थ स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. अब प्लाज्मा जो है वो क्या है कि उसमें मैटर जो है वो आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं. लाइक लिक्विड में वो फ्लो करता है, गैसेस में वो इनविजिबल है, नजर नहीं आता. इसी तरह प्लाज्मा में जो मैटर है वो आयंस की फॉर्म में मौजूद है. और आयंस क्या है कि जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को आप माइनस कर दें या एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको हम आयन कहते हैं. सो बेसिकली प्लाज्मा जो है, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, उसमें मैटर मौजूद है आयनिक फॉर्म में, जिसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं. और प्लाज्मा के बारे में जो है वो हम इस स्टेट में या इस ब्रांच में जो है वो पढ़ते हैं. इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना. प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसका नाम प्लाज्मा है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, बनती कैसे है, और इसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में. एंड नाउ आवर लास्ट ब्रांच इज जियोफिजिक्स. It is the study of the internal structure of the earth. As it is mentioned in the definition that we study about the internal structure of earth in this branch of physics. अब वो अर्थ जिसके ऊपर हम रह रहे हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में यू कैन सी इन द पिक्चर कि हम जिस सरफेस पे हम रहते हैं उसके अंदर जो है वो क्रस्ट है, देन देयर इज मेंटल, देन देयर इज आउटर कोर एंड इनर कोर. इन सारी लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को हम बोलते हैं जियोफिजिक्स. सो इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. सो दिस वाज आवर लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स.